अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी के रोड शो के साथ। तो कानपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, कुछ लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आपको बता दें कि आज रोड शो है और निकल भी रहा है। इस बीच दिलचस्प जो तस्वीर है वो ये देखने को मिली कि रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेसी प्रत्याशी मैदान में है। वहीं बीजेपी की बात करते हैं तो सत्यदेव पचौरी से उनका मुकाबला है। और इस बीच प्रियंका के रोड शो में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा पा रहे हैं और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां मोदी मोदी के नारे देखने को मिले हैं। मोदी मोदी के नारे लगे और फूल फेंका है प्रियंका गांधी ने, जिसने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो कानपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, इससे पहले अमेठी में थी प्रियंका गांधी और आज आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का रोड शो शाम 5 बजे से शुरू हुआ है और जो कि देर शाम खत्म होगा। 2 घंटे का ये रोड शो का कार्यक्रम है और इस बीच कई नुक्कड़ नाटकों को भी प्रियंका गांधी देखेंगी, संबोधित करेंगी। और देखिए भव्य रोड शो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। बीजेपी के सत्यदेव पचौरी से मुकाबला है और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित गंजू मौजूद हैं। अमित, प्रियंका गांधी का भव्य रोड शो, दिलचस्प तस्वीर वो ये कि नारे लगे हैं मोदी मोदी के, जानकारी चाहेंगे अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज जब से ये रोड शो स्टार्ट हुआ है, जिसका घंटा घर से शुरुआत होना था, ये कानपुर के सारे उन एरियाज से निकल रहा है जहां जहां व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है और कानपुर का हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, पहले तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि एक लंबा पूरा रोड शो चल रहा है जिसमें दोनों तरफ जहां जहां से निकल रहे हैं, कहीं कहीं मोदी जिंदाबाद, तो यहाँ इस तरफ से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे का ऐसी 3 स्पॉट्स ऐसे पड़े, चाहे वो दाल मंडी की बात करें, हम नयागंज की बात करें और चाहे बिराना रोड सराफा बाजार की बात करें, कई जगह लोगों ने नारेबाजी करके पूरी शुरुआत की। यहाँ ऐसी नौबत आ गई कि लोगों को, पुलिस को उनको समझाना पड़ा और उनको डिस्पर्स करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ एक तरफ कांग्रेस के समर्थक अलग नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं भाजपा के दाहिने हाथ पे देख सकते हैं कि ये वो पूरा एक क्षेत्र है जहाँ राइट हैंड साइड से लोग मोदी जिंदाबाद के लिए नारे लगा रहे हैं और यहीं कंपेरेटिवली पीछे जहाँ जहाँ कांग्रेसी लोग निकल रहे हैं उनके ठीक पीछे से ये नारे भी लग रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। हालांकि ये जो आज पूरा स्ट्रेस है, 3.5 से 4 किलोमीटर का पूरा इन्होंने एरिया यहाँ रख पाया है। 4 किलोमीटर के इस एरिया में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जहाँ मैक्सिमम एरियाज में निकल रहे हैं वहाँ मोदी जिंदाबाद, तो वहीं कांग्रेसी भी अपनी पार्टी के नेता के नारेबाजी लगा रहे हैं और एज यूजुअल चलता आ रहा है। पुलिस के लिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को समझाने, देखिए फिर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दाहिने हाथ से, मेरे ठीक राइट हैंड साइड से कुछ लोग आगे बढ़ के आने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी जिंदाबाद, और वहीं उसके कंपेरेटिवली नारेबाजी लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच जिस प्रकार से नारेबाजियों का दौर चल रहा है, उसमें रोड शो को कहीं ना कहीं रुकना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा हुआ है और 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है इस पूरे रोड शो को। रोड शो खत्म होगा, अभी कितना वक्त बाकी है? जी देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। अगर हम एसपीजी के प्रोटोकॉल के हिसाब से बात की जाए तो इसको 6:30 बजे वाइंड अप हो जाना चाहिए था, तो 6:30 वाइंड अप हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो सका क्योंकि थोड़ा 5:40 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 से 1.5 घंटे में पूरा वाइंड अप हो जाएगा। 3.3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच था, लेकिन अभी सिर्फ 1.25 से 1.5 किलोमीटर हुआ है। 2 किलोमीटर के आसपास अभी और इसमें होना है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि उनके एसपीजी के लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने लोग वहाँ प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहे हैं, उन्हें कुछ फ्लावर्स दे रहे हैं, कुछ लोग बुके दे रहे हैं, कुछ लोग छतों से लोग फूल भी बरसा रहे हैं। बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है, हम देख पा रहे हैं रोड शो कितना भव्य निकल रहा है और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता किए गए हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। चूंकि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेसी समर्थक ना भिड़ जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब जानकारी ये भी मिल रही है कि इस रोड शो के बाद कहीं ना कहीं जो नुक्कड़ नाटक है उसका भी कार्यक्रम है, क्या इस बाबत कोई जानकारी? आप बिल्कुल सही मैं बताना चाहूंगा, नुक्कड़ सभा करना चाह रहे हैं। ये 2 जगहें अब से ठीक 350-400 मीटर के आगे, जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद से कहीं
और देखिए ये बनारसी के लड्डू खा रही हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि कानपुर का मशहूर लड्डू किसी ने उनको भेंट किया, इसके ओनर ने, उन्हें तुरंत लड्डू उठाया और खाने लगी और अपने हाथ में वो डब्बा भी रखा है और जिस ओनर ने दिया उसका हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद किया और ये डब्बा उन्होंने भी गाड़ी में रख लिया। अगर आप बात करते हैं नुक्कड़ सभा की, तो नुक्कड़ सभाएं 2 होनी है, एक फूलबाग पे और एक बड़े चौराहे पर। लगभग 450 मीटर या 500 मीटर के आसपास फूलबाग चौराहा पहुंचेगा, जहां कार्यकर्ता पिछले 3.5 घंटे से वहां इंतजार कर रहे हैं, जहां उनको मंच पर उतर कर लोगों को संबोधित करना है, क्योंकि जितना भी प्रोग्राम एसपीजी के हिसाब से था वो विलंब से हो रहा है। जिस तरीके से रोड शो चल रहा है, जिस तरीके से आप जानकारी दे पा रहे हैं कि रोड शो ही लेट शुरू हुआ है और अभी 2 किलोमीटर का रास्ता शेष है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए आगे की जो सभाएं हैं, जो नुक्कड़ सभाओं की हम बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं और डिले हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे कि प्रपोज टाइम था 6:30 पे वाइंड अप होना था, क्योंकि ये 4 o'clock पर यहाँ से स्टार्ट होना था और 6:30 पे वाइंड अप होना था, यानी 2.5 घंटे का टोटल प्रोग्राम को स्केच आउट किया था। लेकिन शायद कांग्रेसियों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना जगह स्वागत होगा, इतनी जगह इनको इतना टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जब से प्रियंका गांधी ने रोड शो स्टार्ट किया है, 2 जगह उतरी है। एक जगह तो गणेश मंदिर में उतर के उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया, और उसके बाद एक जगह किसी व्यक्ति का जो उनसे मिलना चाह रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाया था, शायद वो हैंडीकैप था, शायद तो वहां नहीं, लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतर के उसका धन्यवाद किया, उससे हाथ मिलाया। अभी भी आप देख सकती हैं कि काफिला फिर रुक रहा है। मतलब अगर 2 मिनट काफिला चलता है तो लगभग 1.5 से 2 मिनट उतना ही रुक जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, उनको धन्यवाद दे रहा है, उनसे मिलना चाह रहा है, प्रियंका गांधी उन्हें पूरा समय दे रही है। अब आप देखिए कि उन्होंने रुक गई, कोई लोकलाइट उनसे अपनी कुछ बात कहना चाह रहा है तो सेल्फी खिंचवा रही है उसके साथ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पहले। हाँ अमित, यही चीजें हम देख पा रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात करें, बात करें। और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस बीच वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस। एमएलसी का एक बड़ा बयान है कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, और जो एमएलसी है दीपक सिंह, उन्होंने कहा है। और अमित गंजू भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस एमएलसी ने ये बोला है, ये बड़ा बयान दिया है कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, यानी कि मुकाबला और भी दिलचस्प होने को है। देखिए ये अभी आज से 3 दिन पहले भी कुछ चर्चाएं ऐसी हुई थी कि वाराणसी से लड़ेंगी, वाराणसी से करेंगी, क्योंकि नामांकन का है, इसमें पूरा दौर चलेगा। लेकिन अभी कांग्रेस के नेताओं ने कोई इसमें पुष्टि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं, पहले कैमरामैन से कहूंगा, देखिए कैसे पुष्पों की बारिश हो रही है, ऊपर से लोग पुष्प फेंक रहे हैं, अपने मकानों से देख सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है अमित, हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये खबर बता दें एक बार फिर से कि बड़ी खबर कि वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेसी एमएलसी का बड़ा बयान, और लगातार हमारे संवाददाता इस वक्त कानपुर से सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी का जो रोड शो है वो निकला है। और बड़ा सवाल, बड़ी बात यह है कि जो रोड शो जिस तरीके से 5 बजे इसकी शुरुआत होनी थी, जो कि लेट शुरू हुआ, और अब 2 किलोमीटर का सफर और भी तय करना है। इसके बाद नुक्कड़ जो सभाएं हैं उसका भी कार्यक्रम है। अमित, एक बार फिर से आपसे हम जुड़ना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, भव्य रोड शो हम देख पा रहे हैं। अमित, कुल मिलाकर देखें कि जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता का समर्थन भी है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ये कि कांग्रेसी एमएलसी का बड़ा बयान ये कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। तो दीपक सिंह जो कि एमएलसी हैं कांग्रेस के, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, यानी कि मुकाबला कुल मिलाकर देखा जाए बेहद दिलचस्प होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और साफ तौर पर पूर्वांचल की जो कमान है वो ले रखी है प्रियंका गांधी ने, और लगातार बढ़ रही हैं, प्रचार प्रसार में उतरी हुई हैं। आज अमेठी में गई थी, 1 दिवसीय दौरा अमेठी का, उसके बाद कानपुर में उनकी भव्य रैली जो कि इस वक्त भी चल रही है। और इस बीच खबर ये बड़ी सामने आ रही है कि कांग्रेसी एमएलसी ने ये कहा है कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। तो तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी।
तो एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के रोड शो की, जो इस वक्त कानपुर में निकल रहा है। आम लोगों का भरपूर सहयोग उनको मिल रहा है, लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। और इस बीच खबर ये भी कि मोदी मोदी के नारे भी लगे हैं और साफ तौर पर पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट पाए, कांग्रेसी और बीजेपी आपस में न भिड़ जाएं, इसका भी ख्याल रखा गया है। तो तकरीबन 5:40 पर रोड शो शुरू हुआ है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे। और अभी बाकी है ये रोड शो, 2 किलोमीटर और भी यहाँ पर इस रोड शो को अपना सफर तय करना है। उसके बाद जो कार्यक्रम है वो ये कि नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलसी का बड़ा बयान, वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें, पूर्वांचल का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, वो ये कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। दीपक सिंह जो कि अमेठी के एमएलसी हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है, एक बड़ा बयान दिया कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाई जा रहे हैं कि कानपुर की तस्वीर, जहां पर इस वक्त प्रियंका गांधी का रोड शो निकल रहा है। और रोड शो की तैयारियां आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लगभग एक लंबा चौड़ा रोड शो। और रोड शो का यदि हम बात करते हैं रोड शो की, तो रोड शो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है हर पार्टी की कि शक्ति प्रदर्शन, किस तरीके से वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, ये रोड शो के जरिए सामने आता है। तो जगह जगह प्रियंका गांधी रुकी, कहीं उन्होंने लड्डू खाए तो कहीं उन्होंने लोगों की बातें सुनी। तो आम लोगों से पूरी तरीके से जुड़ने की कोशिश प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव जो इस वक्त पूर्वांचल की कमान पूरी तरीके से संभाल रही हैं, प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, कोई कमी ना रह जाए, इस तरीके से टक्कर और मजबूत हो, कांटे की टक्कर दी जाए महागठबंधन को भी और बीजेपी को भी, इसका पूरा ख्याल प्रियंका गांधी रख रही हैं। तो फिलहाल और हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, तस्वीर अब कह सकते हैं सामने और बिल्कुल स्पष्ट कि वाराणसी से अब चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर है दीपिका, और अगर ये खबर सही होती है और अगर वाकई ऐसा होता है कि प्रियंका फैसला करती हैं वाराणसी से चुनाव लड़ने का, तो इसका मतलब सीधे ये होगा कि अब आमने सामने की टक्कर देने के लिए कांग्रेस तैयार है। जैसे बीजेपी ने पहले से स्ट्रैटेजी अपनाई है कि आमने सामने की टक्कर बीजेपी लेती रही है, अमेठी में स्मृति ईरानी के जरिए सीधी चुनौती देती रही है, वैसे ही ठीक अब कांग्रेस ने भी अग्रेसिव पॉलिटिक्स अगेंस्ट बीजेपी के खिलाफ सीधी टक्कर की राजनीति और रणनीति अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। और ये दिलचस्प होगा देखना, और इसका बड़ा असर दूसरा भी होगा। एक असर तो ये है कि सीधी चुनौती बीजेपी को दो हाथ करने को तैयार है कांग्रेस और गांधी परिवार, क्योंकि गांधी परिवार पर सीधा हमला करते हैं नरेंद्र मोदी भी और बीजेपी भी। और दूसरा इसका मैसेज होगा पूरे पूर्वांचल के लिए कि अमेठी से पूर्वांचल की प्रभारी बनाई गई है प्रियंका गांधी, और अगर वो लड़ती हैं चुनाव वाराणसी से, वो भी मोदी जी के खिलाफ, तो ये तो एक चर्चा का केंद्र बनेगा और इसका असर पूरे पूर्वांचल के इलाके पर पड़ेगा, कई सीटों पर पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत बड़ा फैसला हो सकता है अगर वाकई प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, और ये कांग्रेस के लिए भी एक अजय जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके भी सुझाव जान लें। अमिताभ जी, यदि वाकई में खबर सही है, सच साबित होती है, तो एक सीधी टक्कर बीजेपी से क्या माने हम इसे? देखिए, देश का सबसे बड़ा चुनाव हो जाएगा और तब वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट हो जाएगी। इस पूरे इलेक्शन में 543 सीटें हैं देश भर में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाएगी वाराणसी। स्वाभाविक है, अगर प्रियंका लड़ेंगी तो कांग्रेस वहां अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाएगी, एक। दूसरा, दीपक सिंह ने जो कुछ कहा उससे जुड़ी हुई एक बात ये भी हम लोगों को जहन में रखनी चाहिए
कि अभी तक महागठबंधन ने भी वाराणसी पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बिल्कुल। अगर प्रियंका लड़ेंगी तो प्रियंका ज्वाइंट अपोजिशन की कैंडिडेट होंगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसी सूरत नहीं बनी कि प्रियंका अपोजिशन की ज्वाइंट कैंडिडेट हो, तब शायद ही लड़े फिर प्रियंका गांधी। वो केवल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी जाएंगी, इसमें मुझे शक है, क्योंकि तब उस स्थिति में बहुत लड़ाई हल्की हो जाएगी, फिर वो सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी। इसलिए मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों से जब तक बात नहीं हो जाएगी, हालांकि उन दोनों ने भी अभी एक खिड़की खुली रखी है, तमाम कटुता और तमाम बयानबाजियों के बावजूद भी एक खिड़की खुली रखी कि बनारस पर अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया गठबंधन ने। बाकी पूरे प्रदेश भर में अपने उम्मीदवार सारे घोषित कर दिए, लेकिन वाराणसी को भी छोड़ कर रखा है। और अभी कुछ दिन पहले राहुल, एक चीज, थोड़ी सी चीज आपसे समझना चाहेंगे कि कल वैसे तो राहुल गांधी कभी सामने नहीं आए, महागठबंधन के अगेंस्ट नहीं बोला, लेकिन कल उन्होंने बोला ही था और महागठबंधन पे सीधे तौर पर सवाल खड़ा भी किया था उन्होंने। तो कल की जो बयानबाजी थी और आगे जिस तरीके से तस्वीरें अब आने वाली हैं सामने वाराणसी की, तो उसका कोई सार निकल पाएगा, क्या माने हम? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजियां अपनी जगह हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, राजनीतिक रणनीति अपनी जगह है। बयानबाजियां चलती रहती हैं, लेकिन रणनीति बनती रहती है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं चुनाव के समय, कम से कम। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ आती है वो ये कि महागठबंधन भी चाहेगा कि बनारस में एक बड़ी लड़ाई हो। स्वाभाविक है, उसके लिए प्रियंका गांधी अगर अपने को आगे करती हैं तो महागठबंधन को समर्थन देने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। भले ही मायावती जी कांग्रेस के खिलाफ कितना भी बोलती हो, और कल राहुल जी ने भी बोला, ये भी बात ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि प्रियंका तभी चुनाव लड़ने जाएंगी वाराणसी जब वो विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी, अन्यथा वो ये जोखिम नहीं उठाएंगी। हाँ, कहीं ना कहीं अमिताभ जी हम ये भी कह सकते हैं मूक समर्थन तो हमेशा से ही मिलता आ रहा है कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की ओर से, चाहे अब तो बसपा भी साथ में हो गई है। तो हाँ, नहीं, ठीक है, अगर उनको बनारस में अपना कैंडिडेट घोषित करना होता तब तक उन्होंने कर दिया होता, अखिलेश यादव और मायावती ने। वो बनारस रोक के ही इसलिए चल रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी कल ही कहा था। अमिताभ जी, आपको संकोच में यहाँ रोकना चाहूंगी। दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त फोन लाइन पर ही हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। दीपक सिंह जी, और जिस तरीके से खबरें अभी आ रही, जी जी सर। दीपक जी, अमिताभ जी, पक्का है प्रियंका गांधी लड़ रही है बनारस से? अमिताभ जी, इस बात को आप भी जानते हैं, प्रियंका गांधी जी फाइटर महिला हैं। जब जब उनका राजनीति में आगाज पीछे भी हुआ है, उन्होंने फाइट की है। इस बार उनका मत यह है कि देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने बनारस के लोगों को भी ठगा है। वो बनारस के गाँव में गए ही नहीं है, बनारस की सड़कों पर सिर्फ चाइनीज लाइटें लगवाई हैं, एक धोखा देने का काम किया है उन्होंने पूरे देश को और बनारस को। इसीलिए शायद प्रियंका गांधी के हर भाषण में वाराणसी जरूर रहता है आजकल। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, और प्रियंका गांधी जी इस बात को मानती हैं कि पूरा देश समझे किस तरह से देश को इस बात के लिए लेकर भ्रम फैलाया गया, किस तरह से देश को विकास के नाम पर छला गया। तो प्रियंका गांधी जी, उनका खुद का मन है, वो फाइटर महिला है, संघर्ष करना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं, मोदी जी को वहीं से रोकना चाहती हैं। दीपक सिंह 22 से वहाँ नॉमिनेशन शुरू है वाराणसी में, है ना? 26 को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन भर रहे हैं। हम कब तक उम्मीद करें? बहुत ज्यादा दिन तो बचे नहीं। कब तक उम्मीद मुझे लगता है 23 तारीख के बाद से सारी चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, भारतीय जनता पार्टी को 23 तारीख से उनकी परेशानी के दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल छोटा सा और, क्या अखिलेश यादव और मायावती से कांग्रेस की ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत कोई बात हुई है बनारस को लेकर? क्योंकि उन्होंने भी खाली छोड़ा है बनारस अभी। देखिए मेरा मत अमिताभ जी ये है कि जिस तरह से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, कहीं न कहीं सपा बसपा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तंग हैं, वो भी देश हित कहीं नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पूरा विपक्ष एक मत होगा, एक मंच पे होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं, इसमें कुछ बातचीत हो गई, मोटी सहमति बन गई। ये बात तो अमिताभ जी पार्टी वरिष्ठ नेता करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अपना मत है वहां पर ऐसा समीकरण होगा, प्रियंका गांधी जी बनारस में मोदी जी को हराकर देश की संसद में पहुंचेंगी। बहुत बड़ी बात कह दी दीपक सिंह आपने।
जी बिल्कुल अमिताभ जी। धन्यवाद जी, थैंक यू। बिल्कुल, तो दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस एमएलसी। और अमिताभ जी, वाकई में यदि तस्वीर ऐसी निकल कर आती है तो कह सकते हैं लंबे समय से जो हाशिए पर कांग्रेस चल रही है उत्तर प्रदेश में, अब तो एक प्रियंका गांधी के आने से जान फूंक ही गई है और बिल्कुल इस वक्त कह सकते हैं कि पूरे मूड में है इस वक्त कांग्रेस की वह छा जाए। कि आपको उधार दे रहे हैं, कि आप पे एहसान कर रहे हैं, तो आप देखिए, मैंने कई भाषणों में कहा है कि सबसे बड़ी देशभक्ति जनता की जागरूकता होती है। आप जागरूक बन जाओ, क्योंकि बहुत हो गया है ये झूठे प्रचार, ये झूठे वादे, ये झूठे भरोसे कि आप हमें दो और हम आपको देंगे। ये बहुत गलत हो चुका है। राजनेता जो भी है, जिस पार्टी का है, उसे एहसास होना चाहिए कि बनाने वाले आप हो। एहसान आपने किया है हम पर। हम इस गाड़ी पे बैठे हैं हाथ हिलाते हुए आपको हमारे बच्चे उनका धर्म है। इतनी बुरी तरह भूल गए कि अपने प्रचार में ये कह रहे हैं कि आपको उधार दे रहे हैं, कि आप पे एहसान कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने कई भाषणों में कहा है कि सबसे बड़ी देशभक्ति जनता की जागरूकता होती है। आप जागरूक बन जाओ, क्योंकि बहुत हो गया है ये झूठे प्रचार, ये झूठे वादे, ये झूठे भरोसे कि आप हमें दो और हम आपको देंगे। ये बहुत गलत हो चुका है। राजनेता जो भी है, जिस पार्टी का है, उसे एहसास होना चाहिए कि बनाने वाले आप हो। एहसान आपने किया है हम पर। हम इस गाड़ी पे बैठे हैं हाथ हिलाते हुए आपको हमारे बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं। ये आपका एहसान है। हम नेता हैं, ये आपका एहसान है। ये आपने हमको उपहार दिया है। देखिए हर मोड़ पर जो इनकी निंदा करता है, जो आलोचना करता है, जो अपनी आवाज उठाता है, जो अपना हक मांगता है, उसे क्या बताया जाता है कि तुम देशद्रोही हो। मैं तो अध्यापिकाओं से मिली हूं जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा मानदेय 4 सालों से नहीं मिल रहा है, हमने मांगा और हम पे राष्ट्र सुरक्षा कानून डाला गया, हमें देशद्रोही बोला। और ये कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी हैं। क्या एक राष्ट्रवादी इंसान, क्या एक राष्ट्रवादी सरकार जनता को की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी कि जब जनता आवाज उठाएगी तो सोचेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि जनता आवाज उठा रही है, कि जनता अपना अधिकार मांग रही है, ये हमारा सौभाग्य है। जो लोकतंत्र को समझता है वो ये बातें समझता है। जो राजनेता सबल होता है, जो राजनेता जिसमें शक्ति होती है, जिसमें राजनीतिक शक्ति होती है, वो जनता से नहीं घबराता। वो जनता आवाज उठाती है तो वो डरता नहीं है, वो दबाने की कोशिश नहीं करता। ये सरकार दुर्बल है, दुर्बल सरकार है। ये प्रधानमंत्री एक दुर्बल प्रधानमंत्री है। इनमें कोई आत्मशक्ति नहीं है। देखिए, आप में बहुत विवेक है। मैं मानती हूं कि जनता में जितना विवेक है किसी में नहीं है। आप में बहुत विवेक है। आप इनकी दुर्बलता को पहचानिए। ये आपके सामने 56 इंच का सीना लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्बल है।
क्योंकि लोकतंत्र को दुर्बल बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जनता मजबूत न बने, जनता सवाल न उठाए, विपक्षी दल सवाल न उठाए, आलोचना न करे। क्यों?